हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है ये सोशल अवेयरनेस का है। ये कॉमन पेपर है, सामाजिक जागरूकता। ठीक है, ये कॉमन पेपर है सभी के लिए, बीए हो चाहे बीएससी हो या बीकॉम हो। ठीक है, तो इसमें से आज 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है उसका पूरा कंप्लीट हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो टोटल मार्क्स होगा आपका, टोटल मार्क्स का एग्ज़ाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा। 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और 20 अंक जो होगा आपका वो पास मार्क्स होगा। ठीक है, इसमें 2 यूनिट आपको पढ़ने हैं। पहला यूनिट जो पढ़ना है वो सामान्य जागरूकता है, जो लैंगिक समानता है, सड़क सुरक्षा है, पेयजल है। इसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, पर्यावरण के कारणों का है। और दूसरा वाला पढ़ना है लोकतंत्र की अवधारणा, भारत में चुनाव प्रणाली, नशीली दवाइयाँ, सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को लिखा गया कि महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो महिलाओं को अधिकार एवं अवसर प्रदान करना होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग कि लैंगिक समानता क्या होता है। तो जो लैंगिक समानता होता है वो लैंगिक समानता आपका क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पुरुष और महिलाओं के समान अधिकार एवं अवसर देना। जो लैंगिक समानता है मतलब महिलाओं और पुरुषों में समान अधिकार देना है, अवसर देना है, तो ये लैंगिक समानता कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, जिसमें बोला गया कि महिला सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो महिला जो सशक्तिकरण है, महिला को अगर मान लीजिए आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या निभाता है? आपका शिक्षा निभाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कामकाजी महिलाओं की एक प्रमुख समस्या क्या है, जो कामकाज करती है। तो उनका जो एक प्रमुख समस्या है हमारे यहाँ वो है कार्य जीवन को संतुलन। कार्य जीवन का क्या है? संतुलन है, कार्य जीवन का संतुलन। अगला प्रश्न देखते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है लैंगिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका क्या है। देखिए बोले हम अभी कि महिला सशक्तिकरण में सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निभाता है? शिक्षा निभाता है। और शिक्षा क्या करता है? तो उसको आत्मनिर्भरता जो है उसमें बढ़ाती है, उसको आत्मनिर्भर बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किससे बढ़ता है। तो अगर महिलाओं का आर्थिक देखो, आर्थिक बोला है पैसा वैसा में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? रोजगार एवं आय के अवसर से उसको क्या करना होगा? आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करना होगा। ठीक, कार्यस्थल पर महिलाओं को किस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए। जहाँ वो कार्य करेगी वहाँ पर उसको किस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए? तो उसको सुरक्षित और समान कार्यस्थल मिलना चाहिए, वहाँ का वातावरण मिलना चाहिए। जो लैंगिक भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो लैंगिक भेदभाव यदि आपको समाप्त करना है तो सबसे पहले आपको समान अवसर देना होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। किसी में भेदभाव करेंगे तो लैंगिक जो है वो समानता कभी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, महिला सशक्तिकरण को समाज में क्या बढ़ता है? सशक्तिकरण से समाज में क्या बढ़ता है? तो अगर महिला सशक्तिकरण होगा तो समाज में क्या बढ़ जाएगा? आपका आत्मनिर्भरता बन जाएगा। ये भी किसी पर निर्भर नहीं होगी, ये खुद ब खुद क्या होगा? अपना जीवन यापन कर लेगी सही तरीके से। अगला है रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। महिला के बारे में पढ़ लिए, रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। रोड सेफ्टी का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है सड़क पर सुरक्षित यातायात। आप सड़क पर सही तरीके से चल पा रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रोड सेफ्टी। अगला देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण क्या है। तो जो सड़क दुर्घटना है उसका प्रमुख कारण क्या है आपका? तो इसका जो प्रमुख कारण है तेज गति एवं लापरवाही। अगर आप तेज गति से वाहन को चलाते हैं या लापरवाही को अपनाते हैं तो सड़क दुर्घटना देखने को मिल सकता है या उसका मुख्य कारण बन सकता है। दोपहिया वाहन चलाते समय क्या पहनना चाहिए। अगर दोपहिया वाहन को आप चलाते हैं तो आपको क्या चलाना होगा? क्या पहनना होगा? आप सभी जानते हैं, उसके लिए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। अगला है कि कार में सुरक्षा के लिए क्या लगाना चाहिए। कार में सुरक्षा के लिए क्या लगाना चाहिए? सभी को पता है, सीट बेल्ट को लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके अलावा यदि आपको मेरा ये PDF चाहिए तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है
इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो हमारे चैनल पर है, और जिसका नहीं है उसका आप हमको कमेंट करके बताइए, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि शराब पीकर वाहन चलाना कहलाता है। अगर आप शराब पीकर वाहन चलाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रंक ड्राइविंग बोला जाता है उसको। ठीक है, अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग। अगर आप वाहन चलाते हैं तो उस समय मोबाइल फ़ोन का अगर उपयोग कीजिएगा तो दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। दुर्घटना जो खतरा है या दुर्घटना जो है वो बन जाता है। लाल ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है? यदि लाल ट्रैफिक होता है तो ये तो सभी को पता है कि लाल ट्रैफिक है तो आपको क्या करना है? रुकना है। अगर हरा ट्रैफिक है तो इसका मतलब आपको क्या करना है? चलना है। ठीक है, अगला देखते हैं कि पीली ट्रैफिक लाइट सामान्यतः किसका संकेत देती है? इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो यदि पीली लाइट है तो आपको सावधान होना है और रुकने की तैयारी करना है। अगला देखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कौन करता है? तो जो पैदल चलने वाले होते हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं, यानी जो पैदल यात्री हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार अगला देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का अच्छा उपाय क्या है? तो यदि सड़क दुर्घटना को कम करना है तो यातायात नियमों का हमको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। यदि यातायात नियमों का पालन करते हैं तो सड़क दुर्घटना जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, तेज गति से वाहन चलाने का परिणाम क्या हो सकता है? यदि आप तेज गति से वाहन को चलाते हैं तो दुर्घटना का जो खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो जो सुरक्षित पेयजल है वो क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए? तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सुरक्षित पेयजल। अगर साफ पानी नहीं पीते हैं तो कई तरह का बीमारी आपके शरीर के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, जो दूषित पानी है, गंदा पानी है, इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो जो दूषित पानी पीने से हम लोगों को कौन सा बीमारी हो सकता है? हैजा नामक बीमारी हो सकता है। अगला है सैनिटेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो स्वच्छता और साफ सफाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पर्सनल हाइजीन का अर्थ क्या होता है? पर्सनल हाइजीन का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता। अगला है हाथ कब धोना अत्यंत आवश्यक होता है? तो हाथ जब को धोना सबसे ज़्यादा आवश्यक कब होता है? एक तो भोजन करने से पहले और शौचालय के बाद हाथ को धोना बहुत ही आवश्यक होता है। अगला देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ पेयजल की कमी से क्या हो सकता है? यदि स्वच्छ पेयजल का कमी है तो जितना भी जल जनित रोग है वो सभी रोग आपको हो सकता है। अगला देखते हैं कि खुले में शौच से क्या समस्या होती है? तो खुले में जो शौच से समस्या होती है वो पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता बनाए रखने का सही तरीका कौन सा है? यदि स्वच्छता को बनाए रखना है तो इसके लिए सही तरीका आपको क्या अपनाना पड़ेगा? साफ सफाई आपको रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, वॉश का संबंध मुख्य रूप से किससे है? वॉश का मतलब होता है वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। अगला देखते हैं 32 नंबर प्रश्न, स्वच्छ पानी पीने से क्या लाभ होता है? तो यदि आप स्वच्छ पानी पीते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे, किसी प्रकार का जल जनित बीमारी आपको नहीं होगा, और भी बहुत से ऐसी बीमारी है जो आपको नहीं होगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट से हम लोग क्या क्या क्वेश्चन देखेंगे समझिए। इन्वायरमेंट का हिंदी अर्थ होता है पर्यावरण। इन्वायरमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? पर्यावरण। अगला है कि पर्यावरण में क्या शामिल है? तो पर्यावरण में जीवित और निर्जीव दोनों घटक जो हैं वो शामिल होते हैं। जो जीवित हैं वो भी और जो निर्जीव हैं वो दोनों पर्यावरण के में शामिल होते हैं। वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण इनमें से क्या है? वाहन का धुआं, ये क्या करता है? वायु को प्रदूषित करता है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का नदियों में कचरा एवं गंदा पानी डालना, ये जो है ये आपका किसका उदाहरण है? जल प्रदूषण का एक उदाहरण है। अगला है कि मृदा प्रदूषण किससे बढ़ता है, बढ़ सकता है? तो मृदा प्रदूषण जो है वो प्लास्टिक एवं रासायनिक कचरे से बढ़ता है। अगला देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो पर्यावरण संरक्षण जो है वो प्राकृतिक संसाधनों
एवं जीवन की रक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? अगर अधिक मात्रा में आप पेड़ लगाते हैं तो उससे क्या लाभ होगा? तो जो वायु की गुणवत्ता है, ठीक है, वो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा, वायु की गुणवत्ता में सुधार। अगला है 40 नंबर प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम क्या हो सकता है? तो पर्यावरण प्रदूषण का जो परिणाम है वो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपको उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए पर्यावरण बचाएं, भविष्य बचाएं, स्वच्छ जल स्वस्थ कल, एक पेड़ लगाएं, पृथ्वी को बचाएं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट से ही है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो अभी हम बताएं, प्राकृतिक संसाधन में जो जल है वो क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, बाकी मोबाइल जो है वो मानव निर्मित है, कंप्यूटर भी मानव निर्मित है और कार भी क्या है? मानव निर्मित है। अगला देखिए, जल संरक्षण का सही उपाय कौन सा है? जल को अगर संरक्षित रखना है तो पानी की बर्बादी को क्या करना होगा? रोकना होगा, तभी क्या होगा? जल संरक्षित हो पाएगा, जल को हम लोग बचा पाएंगे। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने का उपाय क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को यदि कम करना है तो हमको क्या करना होगा? सिंगल यूज प्लास्टिक का कम उपयोग करना पड़ेगा, यानी प्लास्टिकों का उपयोग धीरे धीरे क्या करना होगा? कम करना होगा। इसके अलावा वनों की कटाई को क्या कहा जाता है? तो इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को। देखिए, एफोर्टेशन का मतलब क्या होता है? एफोर्टेशन का मतलब होता है वृक्षरोपण या वन लगाना, वृक्षरोपण या वन लगाना, और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है वनों की कटाई। पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की भूमिका क्या है? तो पर्यावरण के संरक्षण में जो नागरिकों की भूमिका है वो स्वच्छता एवं संसाधनों का क्या है? संरक्षण करता है ये। इसके अलावा 3R का मतलब क्या है? 3R आप पढ़े होंगे पहले भी, ठीक है। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूज, रीयूज और क्या होता है? रिसाइकल होता है। अगला देखते हैं, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? जैव विविधता का अर्थ होता है जीव जंतुओं एवं पौधों की विविधता। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किससे है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग का संबंध है वो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि से है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अगर पर्यावरण को संरक्षित करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग। अगर हम लोग प्रकृति में जितना भी प्राकृतिक संसाधन है उसका जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे तो पर्यावरण को संरक्षित हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये जो है ये लोकतंत्र एवं शासन से है, यानी ये यूनिट 2 से है। अभी तक जितना 50 क्वेश्चन हम लोग पढ़े वो सारा यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अभी 51 से लेकर के 100 तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे वो सारा क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2 से है। ठीक है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जहां पर जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो ये किसके पास होता है? जनता के पास। जनता अगर चाहेगा तो किसी को भी उससे उसका शक्ति क्या कर सकता है? छीन सकता है। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जनता की भागीदारी होती है, जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? भाग लेते हैं। भारत किस प्रकार का लोकतांत्रिक देश है? तो भारत जो है एक गणराज्य है, गणराज्य लोकतांत्रिक देश है। कैसा है? गणराज्य। अगला है, भारत में लोकतंत्र का आधार क्या है? तो भारत में जो लोकतंत्र का आधार है, लोकतंत्र का जो आधार है वो क्या है? संविधान है। ठीक, लोकतंत्र में नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त होता है? तो नागरिकों को जो अधिकार होता है वो मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा लोकतंत्र का एक प्रमुख लाभ क्या है? लोकतंत्र में जो प्रमुख लाभ है वो जनता की भागीदारी है, जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, ये बताएं हम। लोकतंत्र में सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अगला देखिए, लोकतंत्र में सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकतंत्र में सरकार का जो चुनाव है वो जनता के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं 59 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका क्या होती है? तो नागरिकों की जो भूमिका होती है वो मतदान करना और शासन में भागीदारी होती है। लोकतंत्र में बहुमत का क्या महत्व है? अगर बहुमत है तो उसका सरकार होगा, सरकार को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगला देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, भारत में चुनाव कराने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो ये सबको पता है कि निर्वाचन आयोग या इसी को चुनाव आयोग भी कहा जाता है। यही चुनाव का डेट, कब चुनाव होगा, किस क्षेत्र में चुनाव होगा, ये सभी तारीख तिथि जो है, ठीक है, तय करता है।
भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? सबको पता है, ठीक है, 18 वर्ष। 18 वर्ष से कम वाले जो आयु के जितने भी व्यक्ति हैं वो वोट नहीं दे सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं। भारत में लोकसभा चुनाव कितने समय के अंतराल के बाद सामान्यतः होता है? तो सबको पता है लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होता है। अगला देखते हैं कि ईवीएम सबको पता है, अभी जितना भी वोटिंग होता है सब ईवीएम के थ्रू ही होता है। और ईवीएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा का अर्थ क्या होता है? ये जो जितने भी व्यक्ति वोट दिए होंगे, मतदान किए होंगे, तो सबसे ये नीचे देखने को मिलता है नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव, ठीक है, नन ऑफ द एबव, ठीक है। इसके अलावा 66 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में मतदान का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र नागरिक होंगे उसी को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा आप मतदान नहीं कर सकते हैं। चुनाव में मतदान की पहचान के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग जो है एक मतदान पहचान पत्र को बनाता है, मतदान पहचान पत्र को बनाता है। अगला देखते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। अगला देखते हैं कि चुनाव में मतदान करना नागरिक का क्या है? ये एक लोकतंत्र भागीदारी है, चुनाव में मतदान करना। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं, चुनाव में मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? तो जब भी चुनाव होगा तो सोच समझकर और स्वतंत्र रूप से हम लोग अपने मतदाता को मतदान करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, ठीक है। अगला है नशीली दवाओं का दुरुपयोग क्या है? तो जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग है इसमें नशीले पदार्थों का गलत या हानिकारक उपयोग है। नशीली दवाओं के सेवन का एक प्रमुख कारण क्या है? तो साथियों का एक दबाव, साथियों का एक क्या है? दबाव। ज़्यादातर अपने संगत में आकर के ही क्या करते हैं? नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। नशीली दवाओं की लत को क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं एडिक्शन। क्या कहा जाता है? एडिक्शन। जब नशीली दवाओं का लत लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसका एडिक्शन है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को क्या करता है? खराब कर देता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को। नशीली दवाओं की लत का एक संकेत क्या हो सकता है? तो ये क्या करता है कि व्यवहार में अचानक से परिवर्तन करने को देखने को मिलता है। नशीली दवाओं के सेवन से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो अगर आप नशीली दवाओं का सेवन करते हैं तो आपको मानसिक तनाव जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा नशीली दवाओं का सामाजिक परिणाम क्या हो सकता है? तो सामाजिक परिणाम में परिवार एवं सामाजिक संबंधों में समस्या देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नशीली दवाओं की लत से बचने का प्रभावी उपाय क्या है? तो अगर इससे बचना है तो आपको जागरूकता और उचित सहायता लेना होगा, ठीक है। नशे की समस्या होने पर किसकी सहायता ली जा सकती है? तो अगर नशे की समस्या है तो आपको डॉक्टर से दिखाना होगा या काउंसलर से दिखाना पड़ेगा। नशीली दवाओं से बचाव में परिवार की क्या भूमिका है? तो परिवार जो है बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, सहयोग और भावनात्मक जो है समर्थन देता है नशीली दवाओं से बचने के लिए। अगला देखते हैं हम लोग, सोशल मीडिया, फ़ोन एवं जुए की लत। तो जो सोशल मीडिया की लत है वो क्या है? तो एक सोशल मीडिया का अनियंत्रित एवं अत्यधिक उपयोग। अगर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उसको सोशल मीडिया का लत लग चुका है। सोशल मीडिया की लत का एक परिणाम क्या हो सकता है इसमें से? तो ये क्या करता है? समय की बर्बादी करता है, समय को बहुत ज़्यादा क्या करता है? बर्बाद करता है। फ़ोन की लत को कम करने का अच्छा उपाय क्या है? तो इसको अगर मान लीजिए कम करना है तो स्क्रीन टाइम सीमित करना होगा। फ़ोन को क्या करना होगा? स्क्रीन टाइम को सीमित करना होगा। अत्यधिक मोबाइल उपयोग से क्या समस्या हो सकती है? तो आपको नींद में कमी हो सकती है, आपको ज़्यादातर नींद नहीं आएगी। सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग कैसे किया जाता है? अगर सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करना है तो समय सीधा निर्धारित करना होगा कि इतने से इतने समय तक हमको सोशल मीडिया का उपयोग करना है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम की लत का एक परिणाम क्या हो सकता है? यदि आप ऑनलाइन गेमिंग का आपको लत लग चुका है तो पढ़ाई और दैनिक कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जुए की लत का एक प्रमुख आर्थिक परिणाम क्या हो सकता है? तो अगर जुए का लत है तो आपको आर्थिक नुकसान भी और कर्ज दोनों को देखने को मिल सकता है। ऑनलाइन जुए में से जुड़ा
एक जोखिम क्या है, तो ये आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाता है ऑनलाइन जुआ। ठीक है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, आप कर्ज में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं। फ़ोन की लत से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो डिजिटल डिटॉक्स और समय का आपको प्रबंधन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया की लत से बचाव में कौन कौन सी प्रभावी हैं, तो ये जो वास्तविक जीवन की गतिविधियों में समय देना होगा आपको, तभी सोशल मीडिया की लत से आप बच सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, तो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्वस्थ स्थिति। अवसाद यानी डिप्रेशन क्या है, ये एक गंभीर मानसिक समस्या होती है जिसमें आदमी सोच में डूबा रहता है। अवसाद का एक सामान्य लक्षण क्या है, अवसाद का मतलब डिप्रेशन। ठीक है, इसका एक सामान्य लक्षण क्या है, तो लगातार उदासी रहेगा और किसी भी चीज़ में रुचि को वो अपना नहीं दिखाएगा। अवसाद एक संभावित कारण क्या हो सकता है, अवसाद का एक संभावित कारण क्या हो सकता है, तो अगर आप लंबे समय तक तनाव से डूबे हैं, जूझे हैं, तो आपको अवसाद देखने को मिल सकता है। अवसाद में व्यक्ति को किस प्रकार की समस्या हो सकती है, तो अवसाद में नींद और एकाग्रता में बदलाव देखने को मिलेगा। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में क्या सहायक है, तो ये नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद दोनों को। अवसाद के उपचार में किसकी सहायता ली जा सकती है, अगर मान लीजिए डिप्रेशन है तो किसकी सहायता आपको लेना होगा, तो मानसिक स्वास्थ्य और विशेषज्ञ का आपको सहायता लेना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए परिवार और मित्रों का सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भावनात्मक समर्थन देता है, भावनात्मक समर्थन देता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लक्षण दिखाई देने पर क्या करना चाहिए, तो आपको विशेषज्ञ से सहायता लेना चाहिए। और 100वां प्रश्न जो लास्ट है, स्वस्थ मानसिक जीवन के लिए सबसे उचित उपाय कौन सा है, तो आपको संतुलित जीवन शैली, सामाजिक सहयोग और आवश्यकता पर विशेषज्ञ की सहायता लेना होगा। इस तरह से 100 MCQ प्रश्न जो हम लोग कर लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।